हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। तो आज BRBL 30 डे सीरीज में हम मॉड्यूल डी के टॉपिक्स करेंगे, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो सबसे पहले मीनिंग्स एंड एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट है विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, आपने और मैंने कोई अग्रीमेंट कर दिया और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अराइज होते हैं, दे आर एनफोर्सेबल। अगर वो एनफोर्स ना करे, सामने वाली पार्टी अपना पार्ट फुलफिल करने से मना कर दे, तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हो। एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमारे पास 5 कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। बेसिकली फ्री कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली वॉइड। अब इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, ये अब हम डिटेल में देखेंगे। अगेन, एनी अग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कोई ऐसी चीज़ को लेके अग्रीमेंट करते हैं जिसे लॉ नहीं अलाउ करता है या लॉ उसे एनफोर्स नहीं कर सकता, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, मतलब इलीगल है, बिल्कुल पहले दिन से ही एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, बट अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मान लो कि ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, एंड इसमें ए जो है वो बी को पूरी या तो कंडीशंस नहीं बताता या बी वॉज नॉट इन राइट स्टेट ऑफ माइंड, फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ठीक है, मान लो वो ड्रंक था बी, स्टिल उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बाद में जब बी को होश आता है, तो अब बी की मर्जी है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। वो कह सकता है कि ठीक है, ऑल्दो आई वॉज ड्रंक बट मैं सारी कंडीशंस मानता हूँ, हम ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर देंगे। तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, बी की मर्जी है, इसको चला भी सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल होता है। क्या वॉइड कर सकते हो, वॉइडेबल है। और सिर्फ वॉइड वर्ड का मतलब होता है कि वो तो इन्फोर्स ही नहीं हो सकता। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जहां पे दो में से एक कोई पार्टी ऐसी होती है जिसकी मर्जी होती है कॉन्ट्रैक्ट चलाना है या फिर नहीं चलाना है। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन प्रपोज करता है कि ठीक है, जैसे कार को लेके कुछ हो गया कि प्रॉमिसर ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ कि तुम मेरी ये गाड़ी खरीद लो और उसके बदले में मुझे तुम 5 लाख रुपए दे दो। और ये जो प्रॉमिसी है ये एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है, मुझे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर हैं, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। तो ये प्रॉमिसर है और ये प्रॉमिसी है, अपनी विलिंगनेस दिखाती है दोनों पार्टीज कोई चीज़ करने को या ना करने को। जैसे अगर आप एक कंपनी में हायर होते हैं जिनका ट्रेड सीक्रेट आपको छुपा के रखना है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है? छुपाना, कोई चीज़ ना करना, लोगों को ना बताना। उस चीज़ को लेके भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और दोनों पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए है, और कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए, यानी कि दोनों पार्टी सेम चीज़ को सेम तरीके से समझें। ठीक है, अब मैं बैन वर्ड बोल रही हूँ बी वाला, आप वैन समझ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ है ना प्रॉपर, हम सेम चीज़ नहीं समझ रहे हैं। तो कंसेंसस एड आइडम तब होता है जब दोनों पार्टीज सेम चीज़ पे सेम सेंस में अग्री करें। ठीक है, ये ऑफर कर रहा है विदाउट कोई क्वालिफिकेशन और ये अनकंडीशनली उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर दोनों पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और दोनों पार्टीज का ना इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। ठीक है, जैसे एक बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस हुआ था जिसमें हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे हर महीने 30 पाउंड दूंगा मेंटेनेंस के। ठीक है, तो ऑब्वियसली बाद में वो सेपरेट हो गए और हस्बैंड ने ये प्रॉमिस अपना नहीं फुलफिल किया उसको 30 पाउंड पर मंथ देने का। वाइफ ने बाद में अपने हस्बैंड पे कोर्ट में केस कर दिया कि तुमने तो मुझे अलाउंस नहीं दिया। तो इसमें कोर्ट ने बोला था कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तुम अपने घर में बैठ के कोई सोशल बात करे हो, सोशल नेचर की बात करे हो, कोई सोशल अग्रीमेंट करे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि जब तुम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था तब तुम्हारा कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन ही नहीं था। तो अग्रीमेंट जो सोशल नेचर के ऐसे होते हैं, ये दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमारा इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, चाहे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो चाहे हमारा रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो। तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं, जो बोलते हैं कि हमारा रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि अगर 100 रुपीज़ से ज़्यादा का आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सचेंज करते हो, 100 रुपये से ज़्यादा की अगर प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो रही है, तो वहाँ पे रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। तो ये देखना पड़ता है कि किस चीज़ को लेके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, अब
एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जो 5 असेंशियल चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पहले तो कंसेंसस एड आइडम होगा, दोनों पार्टी सेम चीज़ को लेके सेम सेंस में अग्री करेंगे, किसी के साथ कोई कवर्जन ज़बरदस्ती नहीं, किसी पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं, कोई मिस्टेक नहीं। अगर आप किसी पे अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, यानी कि जिस पार्टी पे आप ज़बरदस्ती करते हो या दबाव डाल के कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो, तो उस पार्टी की मर्जी है, वो बाद में बोल सकती है कि नहीं मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, फिर दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का क्या मतलब है? दोनों मेजॉरिटी एज के हों और साउंड माइंड के हों। साउंड माइंड होने का मतलब होता है, साउंड माइंड होने का मतलब है कि आप रैशनल जजमेंट बना सकते हो, आप समझ पा रहे हो कि क्या बात हो रही है। अगर कोई एकदम नशे में धुत है, ऑब्वियसली वो रैशनल जजमेंट नहीं फॉर्म कर सकता, ऐसे पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करोगे। और साउंडनेस ऑफ माइंड में एक और चीज़ आती है, जैसे कुछ लोगों को मान लो डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है, ऐसे लोगों का क्या होता है कि मान लो दिन में याददाश्त आती जाती रहती है, कि दिन में 15 घंटे तो उनकी याददाश्त सही रहती है और 9 घंटे उनकी याददाश्त में दिक्कत आती है। तो ये जो 15 घंटे जब उनकी याददाश्त सही है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। ओके, और मेजॉरिटी एज का होना ज़रूरी। केस हुआ था मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का, तो इसमें मौरी बीबी ने एक माइनर बच्चे को जैसे लोन दे दिया, लेकिन बाद में उस बच्चे ने जब पैसे देने से मना कर दिया, तो फिर उसने बोला कि ठीक है तुमने अपना घर गिरवी रखा था, अब घर मेरा हो जाएगा, लेकिन कोर्ट ने बोला था ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने जो बच्चे को घर के बदले में लोन दे दिया वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, क्योंकि बच्चा है अभी, वो 18 साल से कम उम्र का है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होते हैं, यानी कि शुरू से ही वॉइड है, लीगली नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन है। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है अगर ये प्रोमिसर इसको कार दे रहा है, उसके बदले में ये 5 लाख रुपए दे रही है, तो ये वैलिड चीज़ है। तो ऐसा नहीं कि कंसिडरेशन हमेशा मॉनेटरी होता है, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी हो सकता है, बट कुछ बदले में होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कि उसने कार दी और उसने पैसे दिए, हो सकता है तभी पैसे दे दे, या प्रॉमिस करके मैं फ्यूचर में पैसे दे दूंगी, तब भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। देन देयर इज लॉफुल कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कंसिडरेशन के बिना आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वैलिड नहीं माना जाता, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। अगर आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कोई अग्रीमेंट हुआ है और दोनों पार्टीज नियर रिलेशन में हैं और राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मान लो मेरे फादर अपना लैंड है उनका कोई, मुझे दे देते हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, है ना, तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उन्होंने मुझे लैंड दे दिया, वो मेरे नियर रिलेशन में, ऑब्वियसली मेरे फादर है, मेरे नियर रिलेशन में है, और ये चीज़ वो रिटर्न में और रजिस्ट्रेशन करके वो अपना लैंड मुझे दे देते हैं, तो उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, वो मुझे लैंड दे रहे हैं जस्ट बिकॉज मैं उनकी डॉटर हूँ, उसके बदले में उनको कुछ नहीं मिला, स्टिल इसे लीगल माना जाएगा। उन्हें कुछ नहीं मिला, कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के भी हो सकता है, इस सिनेरियो के अंदर, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ओके, फिर एक और पॉइंट आता है, अ प्रॉमिस टू कंपनसेट अ पर्सन हु हैज डन ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरली फॉर द प्रॉमिसर इज एनफोर्सेबल एट लॉ। देखो, मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, आपको एक बहुत महंगी रोलेक्स की घड़ी पड़ी हुई मिली, आप उठा लेते हो, रख लेते हो, आप सोचते हो कि चलो जिसकी है उसको वापस कर दूंगा। ओके, आपको नहीं पता कि किसकी है, आपको उसके बदले में वो कुछ देगा घड़ी ढूंढने के लिए, नहीं, फिर भी आपने घड़ी अपने पास रख ली कि जैसे मिलेगा मैं घड़ी वापस कर दूंगा। तभी आपको व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्ड आता है जिसमें लिखा हुआ है कि ये आदमी की 10 लाख की घड़ी गुम गई है और जो भी इस घड़ी को वापस करेगा मैं उसे 20,000 रुपये इनाम दूंगा। आप जाते हो, आप उसे घड़ी देते हो, आप उसे बोलते हो कि ये घड़ी ना मुझे तो कल की मिली हुई थी, तुम्हारा व्हाट्सएप तो मैंने आज देखा। अब वो बोले कि अच्छा तुमने तो घड़ी पहले ही उठा ली थी, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि इनाम मिलना है, तो तुम्हें तो इनाम का कोई लालच ही नहीं है, तो मैं तुम्हें दूंगा ही नहीं 20,000, तुम मेरी घड़ी वापस कर दो। ऐसा नहीं है, चाहे आपने वो घड़ी पहले ही उठा ली थी, आपको नहीं पता था कि उसके बदले में आपको कुछ मिलने वाला है, लेकिन जब उस बंदे ने बाद में चाहे प्रॉमिस किया, लेकिन उसको 20,000 वो देने पड़ेंगे। चाहे आपने पहले वॉलंटली खुद से ही बिना आपने उसके लालच में 20,000 के, आपने घड़ी मानवता की वजह से आपने चलो घड़ी उठा दी कि चलो जिसकी है महंगी वापस कर दूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाद में उसने जो अनाउंस किया 20,000 वो आपको नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको कंपनसेट करने का जो प्रॉमिस है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं चीज़ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। एक केस हुआ था एस एल फर्नांडिस वर्सेस बी एल फर्नांडिस। तो एक भाई ने दूसरे भाई को अपना जो बार है, शराब का कुछ ठेका है, वो उसको चलाने के लिए दे दिया, लेकिन
ये सही नहीं था। क्यों? क्योंकि अब शराब बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, तो जिस भाई को ट्रांसफर किया गया बार का काम सारा, उसके पास तो लाइसेंस ही नहीं था। ठीक है, सिंस द सेल ऑफ लिकर विदाउट लाइसेंस इज प्रोहिबिटेड इट कैन नॉट बी एनफोर्स, तो ये चीज एनफोर्स ही नहीं की जा सकती। जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है लिकर बेचने का, उसको आप अपना बिजनेस नहीं ट्रांसफर कर सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, और आप किसी ऐसी चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो विच इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ। लॉ ने बोला हुआ है कि आप देखो शेर को मार के, या जानवर, कुछ हैं जानवर जिनको आप मार के उनकी खाल नहीं बेच सकते हो। ठीक है, जैसे हाथी के वो जो टस्क होता है उसको आप नहीं बेच सकते हो हाथी के वो काट के। तो इस चीज को लेकर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो वॉइड होगा। हमारे लॉ में ही लिखा हुआ है ना कि आप शेर को नहीं मार सकते, आप हाथी को नहीं मार सकते हो। तो ये सारी चीजें, अगर एक पर्सन बोले कि ठीक है तुम ना ऐसे शेर को मार के मेरे पास ले आओ, उसकी खाल चाहिए मुझे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, क्योंकि लॉ में ही लिखा हुआ है कि ये चीज अलाउड नहीं है। ओके और जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वेग नहीं होनी चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। अगर ये इसको बोले लड़की को कि मैं तुम्हें मेटल ला के दूंगा, अब मेटल तो देखो गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, आयरन भी है ना, और कौन कितना मेटल, किस क्वांटिटी में, किस क्वालिटी का, ये तो वेग हो गया बहुत ज़्यादा। तो प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए कि मैं तुम्हें आयरन ला के दूंगा इस क्वालिटी का, इस फॉर्म में, इतनी तारीख को, इसके बदले में इतने पैसे लूंगा। तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और किसी ऐसी चीज को लेकर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो जो इम्पॉसिबल है। एक तांत्रिक एक आदमी को बोल दे कि मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, तो मुझे 10 लाख रुपए दे दो, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, किसी के जो बच्चा मर चुका है उसको जीवित करना। तो ऐसी चीजों को लेके कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैंकिंग से कोई लेना देना है? तो लेना देना है। देखो, जब हम बैंक के साथ कोई रिलेशन क्रिएट करते हैं, जैसे मैं अगर बैंक में पैसे जमा कराऊं या बैंक से लोन लूं, तो मेरे और बैंक के बीच में क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप हो जाता है। अगर मैं सेफ कस्टडी के लिए कोई सामान बैंक के पास रखवाती हूँ, तो बेलर बेली या ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप हो जाता है। अगर मैं बैंक को बोलूँ कि मेरी तरफ से तुम चेक्स कलेक्ट कर लो, बिल्स कलेक्ट कर लो, तो वो बैंक मेरा एजेंट बन जाएगा। लेसर लेसी का रिलेशनशिप भी बन सकता है। तो बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं, वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही आते हैं। ओके, सेकेंड टॉपिक अब हमें देखना है, काफी छोटा सा टॉपिक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, देखिए, मान लो कि मेरे पास कार है, मैंने अपनी कार की इंश्योरेंस करवाई है। इंश्योरेंस का क्या मतलब है, अगर कल मेरी गाड़ी का, भगवान ना करे, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस गाड़ी के जो नुकसान की भरपाई है वो मेरी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे इंडेमनिफाई करी है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि तुझे अगर मेरी वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई नुकसान होता है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो जो नुकसान की भरपाई करता है वो इंडेमनीफायर है, जिसके नुकसान की भरपाई करी जा रही है वो इंडेमनिटी होल्डर है या फिर इंडेमनीफाइड है। तो इंश्योरेंस कंपनी विल बी इंडेमनीफायर एंड आई एम द इंडेमनिटी होल्डर। किसने मेरी गाड़ी ठोकी, क्या हुआ, वो फर्क नहीं पड़ता, थर्ड पार्टी डज नॉट मैटर। कॉन्ट्रैक्ट मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होते हैं एक्सेप्ट फॉर लाइफ इंश्योरेंस, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस को क्यों मैं बोल रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी की डेथ के नुकसान की आप भरपाई कभी भी पूरे तरीके से नहीं कर सकते हो। ओके, सो अदरवाइज जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, एक पार्टी को लॉस प्रूफ करना पड़ता है, दूसरी पार्टी उस लॉस की भरपाई कर देती है। तो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इंश्योरेंस के ज़्यादातर, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अब जो हमारा इंडेमनिटी होल्डर है, जैसे मैं हूँ, मेरी कार थी तो मैं इंडेमनिटी होल्डर हूँ, मेरे क्या राइट्स हैं। तो मान लो कि एक पर्सन है अमन नाम का, उसने मेरे को ये प्रॉमिस किया कि आप मैम, आप पे अगर कोई भी लीगल केस होता है तो उसकी सारी भरपाई मैं करूँगा। कोई भी लीगल कुछ इशू होता है तो मैं आपके नुकसान की भरपाई करूँगा। तो हो सकता है कि उस केस में मुझे कोई डैमेजेस पे करने पड़े हों, है ना। उस केस में मेरी जो भी खर्चे हैं वो सब अमन फिर पे करेगा, मेरे लॉस की भरपाई वही करेगा। हो सकता है मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लूँ, उसके पैसे भी अमन को देने पड़ेंगे। हो सकता है मुझे कोर्ट कुछ स्पेसिफिक करने को बोले जिसमें मेरा खर्चा हो, मेरा नुकसान हो, उसकी भरपाई भी अमन ही करेगा। तो हर चीज़ की भरपाई इंडेमनीफायर को करनी पड़ती है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट आता है इम्प्लाइड इंडेमनिटी का। हमेशा कहीं ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहीं लिख के किया हो,
बोल के किया हो, कई बार इम्प्लाइड होता है, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था, ठीक है। ब्रोकर है विद अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट एंडोर्स्ड इट टू अ बैंक, नकली एंडोर्समेंट करके किसी ने बैंक को सरकारी प्रोमिसरी नोट दे दिया, बैंक ने कुछ नहीं चेक किया, बैंक गया पब्लिक डेट ऑफिस यानी कि सरकारी दफ्तर, और उसने प्रोमिसरी नोट रिन्यू करवा लिया, ठीक है। अब असली ओनर आया, कह रहा मेरा प्रोमिसरी नोट था, किसी ने चोरी करके नकली एंडोर्समेंट कर दिया और वो पब्लिक डेट ऑफिस वालों के गले पड़ गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या पब्लिक डेट ऑफिस, ये सारे सरकारी लोगों के गले पड़ गया कि मेरा प्रोमिसरी नोट आपने कैसे रिन्यू कर दिया। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसने बैंक पे केस कर दिया उल्टा कि आपने प्रॉपर नहीं चेक नहीं किया, आपकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है, आप अब हमें इंडेमनीफाई करो। अब बैंक बोलता है हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं था, अगर आपका कोई नुकसान हो गया हम क्यों भरपाई करें। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलता कि देखो वो नकली वाला भी पैसे ले गया, अभी असली वाला भी खड़ा, इसको भी पैसे देने पड़ेंगे प्रोमिसरी नोट के, तो हमारा तो डबल पैसा गया। लेकिन बैंक बोलता कि हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि इम्प्लाइड है, ये इम्प्लाइड है, चाहे कहीं पे लिखा नहीं हो फिर भी इम्प्लाइड है कि तुम्हें अब सरकार के नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तुम अगर चेक करते, अगर बैंक सही से अपना काम करता, बैंक की वजह से नुकसान हो, तो इम्प्लाइड है कि बैंक को नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पे इम्प्लाइड होता है, ठीक है। तो अगर हम इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें, तो बहुत सारे जजमेंट्स आई हैं। कुछ बोलते हैं कि एक्चुअल लॉस होना ज़रूरी है, कुछ बोलते हैं कि लॉस होने से पहले ही भरपाई कर देनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ है कि इफ़ द इंडेमनिटी हैज़ indemnified has incurred a liability and the liability is absolute, कि लाइबिलिटी आ चुकी है, लाइबिलिटी एब्सोल्यूट है, पक्का हो चुका है लॉस, तो फिर इंडेमनीफायर को जो है इंडेमनीफाइड की लॉस की भरपाई करनी पड़ती है। जब मतलब पक्का हो जाए कि नुकसान हो गया, लाइबिलिटी आ गई है सिर पे, लॉस इज एब्सोल्यूट एंड इमिनेंट, तब फिर इंडेमनीफायर को इंडेमनीफाइड के लॉस की भरपाई करनी पड़ती है, ठीक है। अब कोई स्पेसिफिक पीरियड भी होता है, मान लो अगर मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया, क्या कोई स्पेसिफिक पीरियड है जिसमें मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के तहत इंडेमनीफायर को बताना ही बताना है। तो इसमें केस हुआ था, देखो एक आदमी की ना गाड़ी चोरी होगी, व्हीकल चोरी हो गया, वो पुलिस के पास चला गया और उसने उसी टाइम रिपोर्ट करवा दी और उसकी गाड़ी नहीं मिली। फिर उसने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि देखो जी मेरे तो इंश्योरेंस है गाड़ी की, आप मेरे मुझे नुकसान की भरपाई करो। अब इंश्योरेंस वाले बोलते तुमने इमीडिएटली नहीं बताया, तुम महीने बाद बता रहे हो। फिर वो आदमी कोर्ट चला गया, कोर्ट ने बोला कि इमीडिएटली बताने का मतलब ये होता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो इंडेमनीफाइड है उसे इंडेमनीफायर को इमीडिएटली बताना होता है कि भाई मेरा नुकसान हो गया, तुम मुझे पैसे दे दो। तो इमीडिएटली का मतलब ये नहीं होता कि उसी टाइम गाड़ी चोरी होगी और वो इंश्योरेंस वालों को फोन करा है। इमीडिएटली का मतलब होता है प्रॉम्प्टली, एज सून एज पॉसिबल। तो कहते हैं इसमें जो इंसान है जिसकी गाड़ी चोरी हुई है उसने प्रॉम्प्टली पुलिस को बताया, करेक्ट एक्शन लिया, वहां से कोई नई बात बनी तब इंश्योरेंस कंपनी को बता दिया उसने, तो उसका जो इंटेंशन है बोनाफाइड है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप डिनाई नहीं कर सकती इंश्योरेंस कंपनी ये बोल के कि इसने 1 महीने बाद बताया। इमीडिएटली का मतलब होता है प्रॉम्प्टली, जितना जल्दी पॉसिबल हो, ऐसा नहीं कि वहीं पे क्राइम सीन पे खड़े होकर आप फोन करने लग जाओ, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द एक्यूरेट स्टेटमेंट्स अबाउट द क्राइटेरिया दैट मेक्स एन अग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाता है? फॉर एन अग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल एज अ कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी फॉर्म्ड विद द फ्री कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। करेक्ट, सारी पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए। द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, यस, यानी कि लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, यस। अग्रीमेंट्स मेड विद एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट आर स्टिल कंसिडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एज लॉन्ग एज द पार्टीज हैव फ्रीली कंसेंटेड। ये नहीं सही। अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो चाहे पार्टीज कुछ भी कह रही हो वो लीगल नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई ये तुम शेर की खाल तो बेच ही नहीं सकते, तो नहीं बेच सकते, तो वो एनफोर्सेबल नहीं है। तो हमारे पास इनकरेक्ट थर्ड है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 and 4। ओके, अगला, अनीता एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है। वो ऑफर करती है टू डिजाइन अ लोगो फॉर भारत न्यू कैफे बीन ब्लेस फॉर ₹10,000। बल्कि मैं तुम्हारा लोगो बना दूंगी 10,000 में। वो सारा डिजाइन प्लान बता देती, ईमेल के थ्रू बता देती है। भरत को उसका पोर्टफोलियो अच्छा लगता है एंड प्रपोजल अच्छा लगता है। रिप्लाइज विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द टर्म्स एंड अग्रीज टू द प्राइस, के ठीक है मैं अग्री करता हूँ, ठीक है। और वो काम अपना करना शुरू करते हैं। इसमें प्रोमिसर कौन हुआ? अनीता,
जिसने बोला कि मैं तुम्हारा लोगो बना दूंगी, भरत जिसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया, या दोनों ही होंगे, या फिर ग्राफिक डिजाइन सर्विस इज द प्रोमिसर। प्रोमिसर होता है जो प्रपोज करता है, तो प्रपोज किसने किया था? अनीता ने, कि मैं बनाऊंगी, और भरत ने एक्सेप्ट किया था, तो अनीता इज द प्रोमिसर एंड भरत विल बी द प्रोमिसी। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? ए। Next is select correct statements regarding the lawful consideration necessary for a contract as per the Contract Act. Lawful consideration. Lawful considerations involves an exchange where both parties give and receive something of value. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी को कुछ मिलता है, दूसरी कुछ देती है, करेक्ट, एक्सचेंज होता है. An act or promise by a party at the request of another can serve as a consideration for entering into a contract. कि कोई एक्ट भी हो सकता है, कोई प्रॉमिस भी हो सकता है कंसिडरेशन में. तो हो सकता है कि आप बोलोगे आप हमें पढ़ा दो, हम पैसे दे देंगे, ठीक है, तो एक पार्टी ने एक्ट किया, तो ठीक है, कंसिडरेशन हो सकता है. कंसिडरेशन कैन ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी कंपनसेशन, ऐसा नहीं है, ठीक है. आपने मुझे अपनी गाड़ी बेच दी और मैंने आपको अपनी दूसरी गाड़ी दे दी उसके बदले में, तो कहीं मनी थोड़ा ना दे रहे हैं हम, लेकिन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है. या आप बोलोगे मैं आपको अपनी साइकिल दे दूंगा, आपको 1 साल तक मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ानी हो सकता है ना, और मैंने प्रॉमिस कर दिया, यस, तो प्रॉमिस कर दिया, एक्ट कर दिया, कंसिडरेशन हो सकता है. Abstinence from performing an act can also be considered a lawful consideration if it is at the desire of the promisor. Abstinence भी हो सकती है कि तुम्हें मैं पैसे दूंगा तो तुम हमारा ट्रेड सीक्रेट रिवील नहीं करोगे, ये भी हो सकता है ना. तो इनकरेक्ट सिर्फ थर्ड है, तो 1, 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर. Identify the correct statements regarding the right of indemnity holder against the indemnifier. Indemnity holder, उसके क्या राइट्स होते हैं? द इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर ऑल डैमेजेस दे आर कंपेल्ड टू पे इन एनी लॉ सूट रिलेटेड टू द मैटर्स कवर्ड बाय द इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सारे डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, अगर कोई लॉ सूट हो इंडेमनीफायर को पे करने पड़ते हैं. द इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ अ लॉ सूट इफ दे एक्टेड अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द इंडेमनीफायर. क्या ऐसा होगा? नहीं. अगर आप इंडेमनीफायर की बात के अगेंस्ट जाके कुछ कर रहे हो, फिर नहीं आपको इंडेमनिटी का पैसा मिलेगा, ठीक है. इफ यू एक्ट अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द इंडेमनीफायर, फिर नहीं आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है. सम्स पेड इन कॉम्प्रोमाइज आर रिकवरेबल ओनली इफ दे आर कंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ इंडेमनिटी. ठीक है, अगर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज भी किया है लीगल केस के अंदर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंगली सब कुछ है, तो फिर आपको कंपनसेशन मिल जाएगी. द इंडेमनिटी होल्डर हैज अ राइट टू सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इफ दे फेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी दैट इज कवर्ड बाय द इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट. तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो 1, 3 and 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है. तो इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट होता है कि वो किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी सू कर सके, ठीक है. तो लीगल केस में मतलब जो भी आपने अगर मुझे इंडेमनीफाई किया है, मेरा किसी के साथ लीगल केस चल रहा है, आपने बोला कि मैम जो भी होगा हम आपका लॉस की भरपाई करेंगे, तो सब कुछ है, कॉस्ट है, कोई लीगल खर्चा है, सब कुछ है, कॉम्प्रोमाइज़ का पैसा है, कुछ परफॉर्म करना है, सब कुछ आपको भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है. लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए. मेरी बात काट के आप कुछ सेपरेट कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है. अगला है राहुल ओन्स अ ज्वेलरी स्टोर इंश्योर्ड अगेंस्ट थेफ्ट. उसने अपनी इंश्योरेंस करवा रखी ज्वेलरी स्टोर की. एक दिन उसे पता लगा कि बर्गलरी होगी, ठीक है, चोरी होगी. उसने पुलिस स्टेशन में बताया, लेकिन उसने सोचा एक बार सारा मैं देख लूँ मेरा कितना कितना नुकसान है, फिर ही मैं इंश्योरेंस कंपनी को बताऊंगा. उसे ये सब करने में 25 दिन लग गए. जब उसने इंश्योरेंस कंपनी को बोला तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती कि तुमने इमीडिएटली नहीं बताया, तुमने 25 दिन लगा दिए. इस केस में क्या होगा? Based on the stipulation of immediately in Rahul's insurance contract, is he entitled to claim indemnification for the theft despite notifying the insurance 25 days after the incident? तो yes, चाहे उसने 25 दिन बाद बताया, लेकिन वो उसका इंटेंशन बिल्कुल सही था. उसने जब उसकी इन्वेंट्री कंप्लीट होगी उसने इंश्योरेंस कंपनी को बता दिया. कल इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं कर सकती है पैसे देने से, ठीक है, क्योंकि इमीडिएटली का मतलब होता है रीजनेबल, मतलब टाइम में उसने बता दिया और पुलिस को उसी टाइम बता दिया था, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी वालों को, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है. बाकी आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं हम कवर करें सीरीज के अंदर, आप जरूर कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं. सो वील हैव 30 वीडियोज इन दिस. सो बिफोर द एग्जामिनेशन 30 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे. सेम सीरीज वी हैव फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.